नमस्कार दोस्तों। अगर आपको याद होगा तो पिछला वाला जो अनलॉक 5 जारी किया गया था, ये बेसिकली हुआ था अक्टूबर महीने के लिए। लेकिन अक्टूबर महीने के बाद जिस तरह से जो कोविड 19 के केसेस कम हो रहे थे, इसको देखते हुए वो जो अक्टूबर महीने वाला गाइडलाइंस है उसी को नवंबर के महीने में भी लागू कर दिया गया था। लेकिन आपको पता है पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पर वापस से देखने को मिल रहा है कि भारत में भी हो सकता है सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए शायद उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जा रही है और इन सब चीजों को देखते हुए एक नया गाइडलाइंस जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बोली गई हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो गाइडलाइंस है दोस्तों आज ही जारी की गई हैं 25 ऑफ नवंबर को, आप देख सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि जो अक्टूबर के महीने में गाइडलाइंस जारी की गई थी वही सेम गाइडलाइंस नवंबर के महीने में भी लागू की गई हैं। और यहां पर वापस से जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है इसका इस्तेमाल करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहां पर नया गाइडलाइंस जारी किया है जो कि लागू होगा अप टू 31 ऑफ दिसंबर। जी हां, न्यू ईयर तक ये पूरा आपका लागू होगा एक महीने के लिए। ये 1 ऑफ दिसंबर से लेकर लागू होने वाला है। अब देखिए यहां पर जब भी गाइडलाइंस जारी की जाती हैं तो कोई बहुत ज्यादा सच लिखा नहीं जाता है, लेकिन पहली बार आप देख सकते हो कि एक अलग से नोट लिखा गया है इस बार के गाइडलाइन में। ये नोट में आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो भारत है, देश है, इस समय एक काफी क्रिटिकल जंक्चर पर खड़ा हुआ है। यहां पर लगातार पिछले कई महीनों से हमने देखने को मिला है कि जो कोविड 19 के केसेस हैं वो डिक्रीज हुए हैं। अगर आपको याद हो तो सितंबर 18 को जो कोविड 19 के केसेस थे ये 10 लाख से ज्यादा केसेस थे, एक्टिव केस। लेकिन उसके बाद से अभी अगर आप देखोगे तो 4.5 लाख से भी कम केसेस हो गए हैं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से यहां पर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में यहां पर जो राइज है वो अचानक से देखने को मिल रहा है। और स्पेशली आपको याद होगा अभी फेस्टिवल सीजन गया है, इसके अलावा जो विंटर आ रहा है मे भी हो सकता है उसकी वजह से बढ़ रहा हो केस। तो यहां पर जरूरत है हमें कि जो गेन हमने हासिल किया है अभी तक उसको एक तरह से कंसोलिडेट किया जाए और यहां पर वापस से जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड 19 आ सकता है, जैसे कि ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज और बाकी जगह आ रखा है, वो सेम चीज भारत में ना हो जाए। और इसी को देखते हुए अगर आप देखोगे तो कई सारे राज्यों ने तो यहां पर नाइट कर्फ्यू, अलग अलग प्रकार के इंपोजिशंस लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। और यहां पर MHA के द्वारा क्लियरली बोला गया है कि हमें वापस से जो गाइडलाइंस हैं उसको प्रॉपर फॉलो करने की आवश्यकता है। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो बिहेवियर है उसके बारे में बेसिकली कहा गया है कि कोविड 19 से लड़ने के लिए जो बिहेवियर है यहां पर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के सरकारों को एक साथ आना पड़ेगा और यहां पर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करना पड़ेगा, जैसे कि मास्क, फेस मास्क हो गया उसको वेयर करना है, हैंड हाइजीन हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, इसका कड़े नियम से पालन होना चाहिए। और इसके लिए अगर राज्य सरकारों को यहां पर फाइन लगाने की भी आवश्यकता पड़े, अगर कोई पर्सन मास्क नहीं लगा रहा है तो उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है, ऐसी गाइडलाइंस में यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और यहां पर यह भी बोला गया है कि जो क्राउडेड प्लेसेस हैं वहां पर तो स्ट्रिक्टली जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है अलग अलग चीजों के लिए, जैसे कि एयरक्राफ्ट के लिए, ट्रेन के लिए, मेट्रो रेल के लिए, ये ऑलरेडी जो जारी किए गए हैं इसका भी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को यहां पर हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब हम दोस्तों आते हैं यहां पर, आपको पता होगा कि जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं वो दो तरह से होता है। एक होता है कंटेनमेंट जोन के लिए, दूसरा होता है बाकी जगहों के लिए। तो सबसे पहले यहां पर कंटेनमेंट जोन के बारे में यह बोला गया है कि अगर हमें कोविड 19 का जो चेन है, ट्रांसमिशन का चेन है, उसको रोकना है तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना होगा कंटेनमेंट जोन का। और इसकी जो जिम्मेदारी है माइक्रो लेवल पर, छोटे लेवल पर, यह होगी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज की। और उनकी पूरी तरह से जिम्मेदारी होगी अलग अलग एरियाज को पहचाने और वो जितने भी एरियाज होंगे उस डिस्ट्रिक्ट में उसको वेबसाइट के अंदर डालना पड़ेगा ताकि सभी लोग उसको देख सके कहां कहां पर कंटेनमेंट जोन लगा है। कंटेनमेंट जोन के अंदर अगर आप देखोगे तो क्लियरली बोला गया है अगेन कि किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज नहीं की जाएंगी एक्सेप्ट द एसेंशियल सर्विसेज, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसीज हो गया, एसेंशियल गुड्स के सप्लाईज हो गए, इसके अलावा और कोई भी एक्टिविटीज नहीं की जाएगी। यहां पर हाउस टू हाउस सर्विलेंस करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग होती है ये सारी चीजें करनी होंगी। और इसके अलावा जो अवेयरनेस की चीजें हैं कम्युनिटी के अंदर ये फैलाने
की काफी ज्यादा आवश्यकता है। तो ये तो हो गया आपका कंटेनमेंट जोन के बारे में। इसके अलावा जो जनरल बाकी जो जगह है वहां पर अभी कोई बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन वापस से नहीं लाया गया है, सभी चीजें खुली रहेंगी एक्सेप्ट यहां पर जो चीजें लिखी हुई हैं। अब ये कौन कौन सी चीजें आपको पता है? एक तो आपका इंटरनेशनल एयर ट्रैवल ऑफ पैसेंजर्स हो गया, यहां पर एमएचए अलाउ करेगा, उन्हीं को ये अलाउड होगा ट्रैवल पैसेंजर्स। यहां पर आपको पता है जो सिनेमा हॉल्स हैं और थिएटर्स हैं ये ऑलरेडी ओपन किए गए थे, ये चालू रहेंगे लेकिन ओनली फॉर 50% कैपेसिटी के साथ। इसके अलावा जो स्विमिंग पूल्स हैं ये सारी चीजें बंद रहेंगी, लेकिन यहां पर जो स्पोर्ट्स पर्सन की ट्रेनिंग है उनके लिए अभी भी अलाउ होगा। और इसके अलावा जो एग्जीबिशन हॉल होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपने ट्रेड फेयर वगैरह के बारे में सुना होगा, तो ये सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस पर्पस के लिए ही लागू किया जा सकता है और किसी चीज के लिए जनरल पब्लिक के लिए एग्जीबिशन हॉल्स जो है वो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा जो सोशल गैदरिंग होती है, रिलीजियस गैदरिंग, स्पोर्ट्स गैदरिंग, यहां पर ये अलाउड होगा, लेकिन जो हॉल होता है जो जहां पर भी गैदरिंग होती है उस हॉल का 50% ही ऑक्यूपाई किया जाएगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि उससे भी कम करना है तो यहां पर उसको 100% की सीलिंग लगा देनी चाहिए। मतलब कि गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 200 पर्सन हो सकते हैं, लेकिन उस पे 100% की भी सीलिंग लगाई जा सकती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके अलावा जो ओपन हॉल होते हैं, जो ओपन एरियाज में यहां पर गैदरिंग होती है, वो ओपन एरियाज के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने लोग जो हैं वहां पर जा सकते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है खुद से अगर उनको ये लिमिट कम करनी है तो। इसके अलावा यहां पर बोला गया है कि हर एक चीज के लिए यहां पर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो जारी किया गया है, चाहे स्कूल्स हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, होटल्स हैं, सभी के लिए अलग से प्रोसीजर जारी कर दिया गया है। वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। यहां पर अगर उसका पालन नहीं होता है तो जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होंगी। इसके अलावा यहां पर लोकल रेस्ट्रिक्शंस के बारे में भी बोला गया है। लोकल रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि अगर राज्य सरकारों को, यूनियन टेरिटरीज के सरकारों को अगर लगता है कि यहां पर जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, सुधर नहीं रहे हैं, तो यहां पर लोकल रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। जैसे कि नाइट कर्फ्यू की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, गुजरात के अंदर आपने देखा होगा कई जगह यहां पर लगा दिया गया है, लेकिन यहां पर किसी प्रकार का लोकल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। आपको याद होगा 2-3 महीना जो पूरा लॉकडाउन में गुजरा था, वैसा लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता विदाउट प्रायर कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा बोला गया है। और यहां पर कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर ऑफिसेस के अंदर भी फॉलो होना चाहिए। अगर जिस भी राज्य में यहां पर वीकली बेसिस पर, किसी एरिया में वीकली बेसिस पर 10% से ज्यादा केसेस की बढ़ोतरी हो रही है, तो वहां पर जो ऑफिसेस होते हैं उसको पूरी तरह से नहीं खोलना चाहिए। जो उसकी टाइमिंग्स हैं उसको बदल बदल कर करना चाहिए, ताकि एक ही साथ सारे एम्प्लॉइज ना आए, अलग अलग टाइमिंग पर आए और यहां पर कोविड-19 बहुत ज्यादा ना फैले। इसके अलावा गाइडलाइंस में यह भी बोला गया है कि कहीं पर भी जाना हो उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर भी कहीं जा रहे हैं तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसके अलावा यहां पर पहले की तरह बोला गया है कि जो 65 साल से उम्र के ज्यादा के व्यक्ति हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बहुत जरूरत पड़े तो ही बाहर निकलें। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि आरोग्य सेतु हर जगह यहां पर कंपलसरी हो गया एक तरह से। आप कहीं मॉल जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो आपसे यह चीज पूछा जाता है, इसको भी लागू ज्यादा से ज्यादा करने की आवश्यकता है। और यहां पर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट के लिए आपने देखा होगा बार बार स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट की बात कही जा रही है एमएचए के द्वारा। और आप देख सकते हो कि यहां पर बोला गया है कि राज्य सरकार और यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट ये जो गाइडलाइंस हैं इसको डाइल्यूट नहीं कर सकती। अगर इसको स्ट्रिक्ट बनाना चाहें तो स्ट्रिक्ट कर सकती हैं, लेकिन उसको कमजोर नहीं कर सकती। और यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए अगर राज्य सरकार को सेक्शन 144 लगाना पड़ जाए सीआरपीसी 1973 का, तो वो भी लगाया जा सकता है। इसके तहत यहां पर क्या होता है, 5 से कम व्यक्ति ही एक साथ हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये सारी चीजें एनफोर्स करनी होंगी, लागू करनी होंगी। कोई भी पर्सन अगर इसको वायलेट करता है तो यहां पर प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा अलग अलग सेक्शंस के अकॉर्डिंग। और आपको पता ही है कि यहां पर जो नेशनल डायरेक्टिव्स है, जैसे फेस कवरेज हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेज, ये सारी चीजें वापस से वही चीज दोहराई गई हैं। और यहां पर सजा क्या क्या है अलग अलग चीजों के लिए, ये भी आप देख सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग न्यू गाइडलाइंस में क्या क्या बोला गया है, आई थिंक कि हम सबको यहां पर फॉलो करने की काफी आवश्यकता है। क्योंकि आप देखे होंगे पिछले एटलीस्ट 1-2 वीक से तो यहां पर जो केसेस हैं वापस से राइज कर रहे हैं और यहां पर खतरा है कि वापस से कहीं
बहुत ज़्यादा केसेस ना आ जाएं। अदरवाइज क्या होगा कि एक तो हेल्थ के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट आएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर इंपैक्ट है, और वापस से कहीं इकोनॉमी को रुकावट ना हो जाए, क्योंकि वापस से अगर प्रॉपर लॉकडाउन वगैरह में जाना पड़ गया, मुझे नहीं लगता जाएंगे, लेकिन अगर पड़ गया तो ये वापस से बहुत बड़ा प्रहार होगा पूरे इकोनॉमी के ऊपर। तो आई होप दोस्तों इस पूरे वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। अगर आप MCQ प्ले करना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम के ID पर स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। यहाँ पर मैं कई सारे MCQs डालता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।